आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति की जो नकली जज बनकर कुर्सी पर बैठ गया और जिसने हजारों लोगों को जमानत दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, ये इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े पद पर कोई भी व्यक्ति कैसे बैठ सकता है। वो व्यक्ति न केवल बैठा बल्कि अगले 40 दिन तक कोर्ट की सुनवाई करता रहा, कोर्ट के फैसले सुनाता रहा, लोगों को जमानत देता रहा, लोगों की जमानत रिजेक्ट भी करता रहा। ये जो कहानी है वो है धनीराम मित्तल की। धनीराम मित्तल की जो कहानी है, ये कहानी आपने नटवरलाल का नाम सुना होगा, सोवराज चालस का नाम सुना होगा, सुकेश चंद्र का नाम सुना होगा। इन सब से भी अलग है और पूरी दुनिया की, यानी अकेले भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक अनोखी और अलग कहानी है। वो धनीराम मित्तल जिसका जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में सन 1939 में हुआ ऐसे कि वो आईपीएस बनना चाहता था, एक बड़ा अफसर बनना चाहता था, सरकारी नौकरी करना चाहता था और पढ़ने में भी होशियार था। उसकी फैमिली भी बहुत पढ़ी लिखी थी और वो भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। लेकिन होता क्या है, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है और यूं ही वो जब सरकारी नौकरी के चक्कर में इधर उधर भटक रहा था तो एक दिन वो अपने ज़िले के यानी भिवानी ज़िले के आरटीओ ऑफिस में जाता है और ये घटना है 1964 की। 1964 में जब वो वहाँ जाता है तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस या ज़रूरी कागजात बनवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, धक्के खा रहे हैं और इधर बाहर दलाल बैठे हुए हैं ऑफिस के चारों तरफ। यानी आरटीओ ऑफिस की ये घटना है तो आरटीओ ऑफिस के चारों तरफ दलाल बैठे हुए हैं और दलाल कुछ रुपए लेते हैं और मिनटों में चुटकियों में लोगों का काम करवा के दे देते हैं। अब उसको बड़ा अटपटा भी लगा और अच्छा भी लगा। उसको लगे कि भाई ये काम तो आसान है, ये तो मैं भी कर दूंगा। वो उठा करके एक दो दलाल के साथ बैठना शुरू कर देता है और दोस्ती कर लेता है। वहाँ वो हर रोज़ किसी से पैसे लेता और काम करवाना शुरू कर दिया। अब जो वो इस धंधे में चला गया तो उसको पता चला कि यहाँ फर्जी कागजात भी तैयार होते हैं और फर्जी कागज़ों का बहुत बड़ा कारोबार है। तो उसने फर्जी कागज़ बनवाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो उन कामों का माहिर हो गया, यानी फ्रॉड काम करने में वो एक्सपर्ट हो गया। इसी तरीके से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बीते और वो इस काम में लगा रहा। उसने दुनिया भर के लोगों के काम करवाए और ढेरों पैसा कमाया। लेकिन अब भी उसका एक टेस्ट थी सरकारी नौकरी वाली। वो संतुष्ट नहीं था अपने इस काम से। उसी दौरान एक अखबार में विज्ञापन आता है और रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर की वैकेंसी निकलती है। अब उसको फर्जी कागजात बनवाने आते थे, बनाने भी आते थे, सब उसको आता था। तो वो फर्जी कागजात तैयार करता है और इस तरीके से अपने पेपर तैयार कर लेता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। और उसने कर लिया और वो स्टेशन मास्टर बन जाता है। अब वो रेलवे में स्टेशन मास्टर है। 4 साल के बाद में उसने ये सब करके जो कागजात बनाए थे उसका अनुभव लेकर के वो सीट पे बैठा है। ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, हरी झंडी दिखा रहा है और किसी को भी भनक तक नहीं है कि ये व्यक्ति फर्जी कागजात के आधार पे यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन कुछ दिन बाद उसका वहाँ से भी मन भर जाता है और वो उस नौकरी को छोड़ देता है। अब वो यूं ही भटक रहा था इधर उधर अपने दोस्तों के साथ। इस दौरान उसका आना जाना हो जाता है बड़े शहरों में, दिल्ली में, गुड़गांव में, रोहतक में, यानी वो भिवानी से बाहर निकल लेता है। एक दिन वो बैठ के अखबार पढ़ रहा था और अखबार में देखा कि बहुत सारे गाड़ी चोरी के सामने आ रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। तो उसके दिमाग में आया कि ये तो बहुत आसान काम है, अगर गाड़ियाँ ऐसे चोरी होती हैं तो, और गाड़ियों के मॉडल भी बहुत सारे हैं और ये तो आसान काम है जिसमें एक बार ही हज़ारों रुपए मिल जाएंगे। तो वो क्या करता है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, इधर इस क्षेत्र में चोरी करनी शुरू कर देता है गाड़ियों की। ये सिलसिला चलता है, उसको बहुत आसान लगता है। हर रोज़ वो कहीं कहीं गाड़ियाँ चुराता है। जब ये सब चल ही रहा था तो वो उसका जो है कभी पकड़ा जाता, कभी चोरी में जो है जेल जाना पड़ता। अब ऐसा सिलसिला लगातार उसका जब चलना शुरू हुआ तो उसको कोर्ट के दाव पेच भी समझ आने शुरू हो गए, पुलिस के भी सारे पैंतरे समझ आने शुरू हो गए और उसको कुछ दिन के बाद लगने लग गया कि ये काम भी ज़्यादा ठीक नहीं है, इसमें रोज़ फंसना हो जाता है, उलझ जाता है। और जब वो इस तरीके से बार बार कोर्ट जाता था तो उसने देखा कि वकील की बहुत पावर है और वकील बहुत पढ़ा लिखा होता है
और कोर्ट में उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, तो उसको जुनून हो जाता है वकील बनने का। अब वो चोरी चकारी छोड़ देता है और जयपुर में वकील बनने के लिए दाखिला ले लेता है और वो वकालत भी कर लेता है, और वकालत भी अच्छे नंबरों से कर लिया उसने, और अब वो सचमुच वकील बन जाता है। लेकिन अब उसको लगा कि वकालत में भी बहुत मेहनत हो रही है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन उन वकीलों के पास ज़्यादा आ रहा है कि जो या तो पुराने हो गए हैं, जिनका नाम हो गया है। अब वो लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, और एक हैंड राइटिंग का वो जो है कोर्स कर लेता है। अब उसको वकालत भी आ गई, कानून के दाव पेच भी आ गए, और उसने हैंड राइटिंग का भी जो है कोर्स कर लिया। अब उसको अपना वो पुराना हुनर ध्यान आ जाता है, जो नकली कागजात बनाने का, फर्जी, अब उसको नकली लिखना भी आ गया, फर्जी लिखना भी आ गया, साइन भी करने आ गए। अब वो दोबारा गाड़ियों का काम चोरी करना शुरू कर देता है, और अब वो चोरी जो करता है वो इस तरीके से नहीं करता जैसे पहले करता था, बल्कि अब वो क्या करता है कि कागज़ों की गाड़ी की चोरी करके कागज़ भी फर्जी बना देता, और फर्जी बना करके कागज़ गाड़ी को बेच देता। अब उसको कमाई ज़्यादा होने लगी, ढेरों पैसा आना शुरू हुआ। इसी दौरान जब इस तरह की घटना हो ही रही थी तो उसका अपने घर भी आना जाना रहता था, यानी वो जब भी कभी उसको समय मिलता था तो अपने होम टाउन भिवानी भी आ जाता था। एक दिन वो बस में बैठ के भिवानी आ रहा था तो उसको एक अखबार मिला, और अखबार में एक खबर छपी हुई थी। वो खबर ये थी कि झज्जर के एडिशनल सेशन जज सिविल की करप्शन चार्जेज के कारण जांच, मतलब करप्शन के चार्जेज हैं उस पर, और उसकी एक जांच होगी, उस पर एक करप्शन चार्जेज बनता है। वो सब उसने देखा तो वो रोहतक से बस से उतरता है और झज्जर की बस पकड़ता है और झज्जर पहुंच जाता है। उसने जाके कोर्ट में सब पता किया तो पता चला कि हाँ फलां जज के ऊपर जो है करप्शन चार्जेज हैं। वो सारी जानकारी जुटा लेता है। सारी जानकारी जुटाने के बाद वो अखबार को ध्यान से फिर दोबारा पढ़ता है और अखबारों को भी पढ़ता है। दरअसल इस घटना को लोग पढ़ रहे थे अलग नज़रिए से और धनीराम मित्तल पढ़ता है एक अलग नज़रिए से। वो क्या करता है, उस खबर से पूरी जानकारी लेकर के आता है और 2 लेटर तैयार करता है। एक लेटर तैयार करता है रजिस्ट्रार इंचार्ज जो था झज्जर के सेशन कोर्ट का, जो भी इंचार्ज था उसके नाम, और दूसरा लेटर तैयार करता है उस सेशन जज के नाम पे जिसकी जांच चली हुई थी। अब उसमें वो लिखता है जिसकी जांच चली हुई थी कि आपको मालूम है कि आपके खिलाफ करप्शन चार्जेज हैं और जांच आपके लिए है, तो इसलिए आपको क्या किया जाता है कि अगले 2 माह के लिए आप जांच को बाधित ना करें, इसलिए इस तारीख से इस तारीख तक आपको छुट्टी भेजा जाता है, और जब आपकी जांच पूरी हो जाएगी तो आप दोबारा चार्ज लेंगे या क्या होगा वो बाद की चीज़ है, आप नहीं आएंगे। दूसरा जो इंचार्ज के नाम लिखता है वो ये लिखता है कि फलां जज के नाम पे ये चार्जेस बनते हैं और जब तक इनकी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, पेंडिंग इंक्वायरी है, तब तक इनको छुट्टी भेजा जाता है और इसकी जगह फलां तारीख को जज साहब आएंगे और कोर्ट का काम बाधित ना हो वो जो है कामकाज को संभालेंगे। अब जो तारीख वहाँ पे लिखी हुई थी उस लेटर में, उस दिन सुबह 8:30-9 बजे एक साहब लेटर लेकर के कोर्ट में पहुँचते हैं और वो जो है झज्जर के इंचार्ज को दे देते हैं। अब 2 लेटर आगे, एक लेटर पहले आया हुआ था, एक साहब के हाथ में लेटर था, तो कोई शक की गुंजाइश भी नहीं थी। इंचार्ज साहब जो भी झज्जर के न्यायालय के उस समय थे, उन्होंने बड़े सम्मान से उनको उनका चैम्बर दिखाया, उनकी अदालत दिखाई, उनकी कोर्ट दिखाई और कहा कि आज से आप यहाँ के जज हैं और आपको सुनवाई करनी है और यह आपका कोर्ट है। अब जज साहब जो थे उनका नाम था धनीराम मित्तल। वो कुर्सी पर बैठते हैं, लोगों की सुनवाई करते हैं, रोज़ की तरह कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। बहुत सारे लोगों को वो जमानत दे देते हैं, किसी की रिजेक्ट भी कर देते हैं। अब जो जमानत देने की एवरेज थी वो बहुत ज़्यादा थी उसी दिन, पहले दिन ही। जो लोग देखते हैं उनको बड़ा अजब गजब लगता है, स्टाफ को भी अजीब सा महसूस होता है, पुलिस वालों को भी अजीब सा महसूस होता है। लेकिन सोचे कि हो सकता है कि जज साहब का मूड अच्छा हो सकता नए आए हों इसलिए, और हो सकता है कि जज साहब एक अच्छे इंसान हो, लोगों को रिलीफ ज़्यादा देते हों। तो ये सिलसिला 1 दिन शुरू हुआ, 2 दिन शुरू हुआ और चलते चलते 40 दिन में
धनीराम मित्तल ने 2470 लोगों को जमानत दे दी, जो उस समय का बहुत बड़ा आंकड़ा था और वो एक अलग भी था। अब जब ये इस तरह की घटनाएं कंटिन्यू हुई और लंबे समय तक हो रही थी, तो वहाँ पे पुलिस वालों को, स्टाफ को शक होना शुरू हुआ और सुखफुकाहट शुरू हुई। तो यह बात जो है धनीराम मित्तल के कानों तक भी गई और अचानक जज साहब 41वें दिन जो है गायब हो जाते हैं, सीट पे आते ही नहीं हैं। जब वो गायब होते हैं तो एक दिन देखा कि कोई स्टाफ ने कि भाई जज साहब नहीं आए तो कल आ जाएंगे, लेकिन जब पता चला कि अगले दिन भी नहीं आए, इसी तरीके से बात आगे बढ़ी तो जांच शुरू हुई और ये मामला पहुंचा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस तक है। और वहाँ पे बताया गया कि जो जज साहब आए थे वो बगैर इन्फॉर्म किए अब नहीं आ रहे हैं। तो पता चला कि इस तरह का कोई भी लेटर रजिस्ट्रार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से आया ही नहीं था कभी, और इस तरह की कोई यहाँ पे ऑर्डर हुए ही नहीं थे। जब ये बात सारी हो रही थी तो ये सुर्खियों में आई, उसके अखबारों में फ़ोटो छापे गए, सारी चीज़ें लोग बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ रहे थे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, एक अलग सी बात थी। तो दरअसल होता क्या है कि पंजाब और दिल्ली और हरियाणा साथ साथ लगते हैं। तो हरियाणा के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे। तो जब ये खबर देखी तो कुछ लोगों ने देखा जो दिल्ली में पुलिस वाले थे, तो कि भाई ये तो वो धनीराम मित्तल है जो बार बार कार की चोरी में बार बार अदालतों में आता है। तो वो बताते हैं कि ये धनीराम मित्तल है। और ये अकेला एक वाक़या नहीं था जो कुर्सी पे बैठने का था। इससे पहले भी एक ऐसी घटना हुई कि जब वो कार की चोरी में बार बार जेल जाते थे, बार बार अदालतों में जाते थे, पकड़े जाते थे, तो ऐसे ही एक अदालत में 2 पुलिस कर्मचारियों ने उसको पेश किया। और जब अदालत में जज साहब ने उनको देखा तो जज साहब को गुस्सा हो गया, क्योंकि वो बरसों से आ रहे थे और हर रोज़ यही घटनाएं करते थे। तो जज साहब गुस्से में कहते हैं कि तुम नहीं सुधरोगे और तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है, ना अपनी उम्र का ख्याल है, ना किसी और चीज़ का ख्याल है, तुम निकल जाओ मेरी कोर्ट से, मेरी कोर्ट में नहीं आना। अब जब ये बात वो कह रहे थे जज साहब, तो ये पुलिस वाले भी जो उनको पेश करने के लिए आए थे वो भी सुन रहे थे। तो जो है वो धनीराम जी कहते हैं जी साहब, यानी जब जज साहब ने कहा कि निकल जाए मेरी कोर्ट से, तो कहते हैं जी साहब, और निकल जाते हैं उनके साथ। और बाहर जाकर के पुलिस वालों को कहते हैं कि यार जज साहब भी कमाल के आदमी हैं, यूं ही सुना नहीं और कोर्ट से ही कह दिया कि तुम चले जाओ, देखो ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये कह कर के वो उनको बोलते हैं पुलिस वालों को कि ठीक है, अब जज साहब ने तो कह ही दिया है, तुम भी अपने काम जाओ, मैं भी चला जाता हूँ। और हुआ भी यही था कि उन्होंने भी सुन लिया था इस बात को, अब वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में अदालत से आवाज़ आती है कि धनीराम मित्तल हाजिर हो। जब ये हाजिर हो की बात हुई तो बड़ा मुश्किल होना शुरू हुआ उन पुलिस वालों को, क्योंकि वो भी पास के चाय की दुकान पे जो है चाय पी रहे थे और उनके साथी पुलिस वालों ने कहा कि आप जिस मुलजिम को लेकर आए थे उस मुलजिम की आवाज़ हो रही है और आप उसको पेश करो। तो वो जाकर के जज साहब को बताते हैं, बड़ी मुश्किल से डर के उनकी हिम्मत हुई। तो उन्होंने कहा कि साहब आपने कहा था, तो वो चला गया। खैर जज साहब भी मुस्कुरा देते हैं और क्या करें, तो उनको पता था कि ये जो है कल फिर आ जाएगा कहाँ पे, ये तो सालों से आ ही रहा है, किसी और केस में आ जाएगा। और हुआ भी ऐसे ही। ये जो घटना है वो पूरी दुनिया की एक अलग और विचित्र घटना है। और धनीराम मित्तल अपनी ज़िंदगी में 94 बार अरेस्ट हुए और अब उनकी जो मौत है वो हो गई है। आखिरी टाइम भी वो जेल में ही थे और जेल में उनकी मृत्यु हुई है। ये कहानी थी एक ऐसे ठग की, एक ऐसे सातिर की जो जज की कुर्सी पर बैठ गया और किसी को पता भी नहीं चला। आपको अगर कहीं लगती है कि कोई ऐसी घटना, ऐसी कहानी आपके पास है जो लोगों को अवेयर कर सकती है, जागरूक कर सकती है, तो आप स्क्रीन पे हमारा नंबर है, ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि पता चले कि ऐसा भी होता है, ऐसी भी घटनाएं होती हैं। जय हिंद, जय भारत।